नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। पहले आपको एक ऐसी धमकी दिखाएंगे जो कांपते हुए दी गई है। ये अनोखा काम किया है पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने, जो भारत को धमका रहे थे, लेकिन इस दौरान कैसे उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी और हाथ कांप रहे थे, ये देखिएगा। फिर आप सभी न्यूज मित्रों के लिए एक जरूरी खबर, क्या फास्ट टैग के जरिए साइबर क्रिमिनल आपके साथ भी कोई फ्रॉड कर रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसा मामला दिखाएंगे जिसमें एक शख्स की गाड़ी भोपाल में खड़ी थी, लेकिन टोल हरियाणा में कट गया। बड़ी खबर महाराष्ट्र से भी है, जहां डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कुणाल कामरा के कॉमेडी वाले कलेश पर पहला रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि व्यंग करना गलत नहीं है, लेकिन इसकी भी एक मर्यादा होती है। इस बीच कुणाल कामरा को खार पुलिस ने समन जारी किया है। आज दिल्ली में जज साहब के कैश कांड की जांच करने के लिए एक टीम उनके घर पहुंची और वहां 45 मिनट तक रही। टीम ने उस कमरे का भी दौरा किया जहां बोरियों में आधे जले हुए नोट मिले थे। वहीं जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने पर बार एसोसिएशन की हड़ताल जारी है। आज सत्ता में एक शुद्ध राजनीतिक कुंजी बीजेपी के कैंपेन सौगाते मोदी पर भी है, जिसमें देश के करीब 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद पर गिफ्ट दिए जाएंगे। इस पर आरजेडी ने कटाक्ष किया है और ये कहा है कि बिहार चुनाव से पहले बीजेपी मुस्लिम वोटरों पर डोरे डाल रही है। फिर अगली कुंजी दिल्ली के रिकॉर्डधारी बजट पर, जो पहली बार 1 लाख करोड़ के पार गया है। इसमें बीजेपी सरकार का फोकस कहां है, ये देखिएगा। लेकिन आज सबसे ज्यादा चर्चा कथित शीश महल वाले प्लान की है, जिसे पर्यटन स्थल बनाकर टिकट लगाने की तैयारी है। और एक चौंकाने वाली खबर अमेरिका से, जहां ट्रंप के अधिकारियों की गलती से युद्ध का प्लान एक मैसेजिंग ऐप पर लीक हो गया है। यह प्लान हूती विद्रोहियों के खिलाफ था, जिसमें यह जानकारी थी कि हमला कब, कहां और कैसे करना है। और सत्ता में अब 2 ऐसी खबर जो सीधे आप सबसे जुड़ी हैं, और इन खबरों में खतरे की ऐसी घंटी है जिसे सुनना जरूरी है। इसीलिए आज हमने आपके लिए इस पर सत्ता की 2 कुंजी तैयार की है। पहली कुंजी में फास्ट टैग से फर्जी टोल टैक्स वाला ऐसा फ्रॉड है जो आपके साथ भी हो सकता है। आप कहीं जाएं या ना जाएं, कैसे आपके फास्ट टैग से पैसे कट सकते हैं, और क्या मार्केट में नया साइबर फ्रॉड आ गया है, ये समझेंगे। इसके बाद अगली कुंजी व्हाट्सएप के ओटीपी वाले फ्रॉड पर खोलेंगे, जहां हैकर्स दोस्त या रिश्तेदार बनकर आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन पहले उस फास्ट टैग की बात जो मौजूदा वक्त में हर कोई गाड़ी इस्तेमाल करने वाला इसका इस्तेमाल करता है। लेकिन सोचिए, आप अपने घर में बैठे हो, आपकी कार घर के बाहर खड़ी हो और अचानक आपको एक मैसेज आए कि आपके फास्ट टैग से पैसे कट गए, तो आप क्या करेंगे? सोचिए, जहां आपकी गाड़ी कभी गई ही नहीं, वहां के टोल टैक्स से पैसे कटने का कोई मैसेज आए तो आपको कैसा लगेगा? मान लीजिए आपकी गाड़ी नोएडा में हो और टोल टैक्स गुजरात में कटने लगे, तो क्या होगा? और शिकायत पर शिकायत के बावजूद अगर रिफंड का पैसा वापस ना मिले तो आप क्या करेंगे? इसीलिए आज फर्जी टोल टैक्स वाली घंटी को सत्ता में सुनिएगा और समझिएगा, क्या ये साइबर फ्रॉड है या फिर किसी की गलती है? दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हमें कुछ ऐसे लोग मिले हैं जो हैरान भी हैं और परेशान भी हैं। उनके साथ जो कुछ हुआ है उसे देखकर ये सवाल है कि क्या अब देश में फास्टैग के नाम पर भी साइबर फ्रॉड हो रहा है? क्योंकि कहानी कुछ ऐसी है कि एक शख्स की गाड़ी भोपाल में घर के बाहर खड़ी थी, लेकिन अचानक उन्हें मैसेज आया कि उनका टोल टैक्स हरियाणा के टोल बूथ पर कट गया है। जबकि एक शख्स ऐसे मिले जिन्हें एक ऐसे शहर में टोल टैक्स कटने का मैसेज आया जहां वो अपनी गाड़ी लेकर कभी गए ही नहीं। आज हम आपको टीवी 9 पर इन पीड़ितों का दर्द सुनाने जा रहे हैं। इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो सकता है। क्या फास्टैग में किसी तरह की कोई गड़बड़ी चल रही है? क्या फास्टैग के नाम पर किसी तरह के कोई बड़े साइबर फ्रॉड किए जा रहे हैं? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसी कई शिकायतें आ रही है। शिकायतें भी कुछ इस तरह से कि किसी का वाहन भोपाल में खड़ा हुआ है जो हरियाणा गया ही नहीं और उसका टोल टैक्स हरियाणा में कट गया। मेरा फास्टैग है, ये तो फास्टैग मेरा घर पे रखा था, इससे तो मैंने किया ही नहीं। और ये अवैध तरीके से मेरे पास में मैसेज आया रात को 11 बजे, एक शुक्रवार को आया और एक शनिवार को आया, और दोनों सेम टाइम पे मैसेज आए। और ये तो फ्रॉड है। ये जब मैंने पेमेंट किया ही नहीं, जब मेरा फास्टैग घर पे है, मैं अन्य माध्यम से पे कर रहा हूँ, तो ये मेरे अकाउंट से क्यों कट रहा है? और कट भी रहा है तो ये दोनों सेम टाइम दिखा रहा है, एक ही टाइम में 2 पेमेंट।
मेरे पास टेक्स्ट मैसेज आए कि जो गाड़ी का फास्टैग है उससे पैसे कट रहे हैं, और वो भी पलवल में, हरियाणा में। मुझे हैरत हुई कि मैं यहाँ हूँ, मेरी गाड़ी यहाँ है, फिर मेरे फास्टैग से पैसे कैसे कट सकते हैं, जबकि नंबर मेरी गाड़ी का ही था। 2-3 बार ऐसी समस्या हुई है कि जिस रोड से हम चल रहे हैं उसका टोल तो कटता ही कटता है उसमें। कई बार ऐसा हो जाता है कि जिस रोड पे हम गए ही नहीं उसका भी टोल उसमें हमें शो करता है। इसके लिए आपने कोई शिकायत, कंप्लेंट की कभी? नहीं, हमने कई बार क्या है, फास्टैग पे जो हमारा कस्टमर केयर का नंबर होता है उससे हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उनने भी उसका ऐसा कोई समाधान हमें दिया नहीं। वो हमें नुकसान झेलना पड़ा। फास्टैग शो नहीं करता किसी गाड़ी का, तो हम नंबर से काट लेते हैं। तो नंबर से अगर 1-2 डिजिट गलत हो गया और गाड़ी का कोई और भी है रजिस्टर नंबर, तो उसका कट जाएगा, उसका नहीं कटेगा। अब आप ये देखिए, ये गाड़ी आई है, ये इसका स्कैन हुआ नंबर, ये इसका नंबर आ गया यहाँ पे, ये 33 नंबर से बना हुआ है, ये हमने एंटर मारा, ये कट गया। गाड़ी आई, गाड़ी का नंबर स्कैन हुआ, फिर डिटेल्स आई, गाड़ी वहाँ गई नहीं, उसका नंबर स्कैन नहीं हुआ, वो कैसे संभव है? वो नेशनल पे होता है ये रूल, ये स्टेट हाईवे यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हम नंबर से नहीं काट सकते, वो नंबर से काट देंगे, हम आपको करके नहीं दिखा सकते हो। लेकिन क्या अब साइबर क्रिमिनल्स फास्टैग के साथ भी कोई खेल कर रहे हैं, या फिर किसी की गलती की वजह से ऐसा हो रहा है? लोगों को फास्टैग से फर्जी टोल कटने के मैसेज आ रहे हैं। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है, वो समझिए। IHMCL मतलब इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के अधिकारियों के अनुसार कई बार टोल प्लाजा पर फास्टैग ठीक से स्कैन नहीं होता है। फास्टैग के रीड न होने पर कई बार टोल ऑपरेटर मैनुअल टोल काटता है, लेकिन जब टोल ऑपरेटर सिस्टम में गाड़ी का नंबर गलत दर्ज कर देते हैं तो फास्टैग वॉलेट से टोल के पैसे कटने का मैसेज उस शख्स को चला जाता है जिसका नंबर गलती से सिस्टम में डाला गया है। हालांकि भोपाल में लोगों के साथ जो कुछ हुआ उसे कांग्रेस बीजेपी राज की लूट बता रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि इसकी जांच कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार की डबल लूट है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में गाड़ी खड़ी और टोल कटता है, मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि इनका झूठ, इनका पाखंड, इनकी लूट, अलग अलग तरीके से जनता को लूटने का जो नया भारत है नरेंद्र मोदी का, उसका एक स्वरूप है। तो बड़ा आश्चर्यजनक है और इस पर माननीय नितिन जी पक्का कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इस तरीके के अगर कुछ हो रहा है तो गड़बड़ है, या तो फिर उस फास्टैग की कॉपी कहीं उसका दूसरा तो कोई दुरुपयोग नहीं कर रहा है। बिल्कुल जांच की ज़रूरत है और माननीय केंद्रीय मंत्री जी के संज्ञान में आया है तो पक्का कार्रवाई होगी इसमें। वैसे हमेशा की तरह हम आपको सत्ता में सिर्फ समस्या नहीं बल्कि उसका समाधान भी बताएंगे। अगर आपके साथ भी फास्टैग से फर्जी टोल कटने की कोई घटना होती है तो आप क्या कर सकते हैं, उसे नोट करके रखिए। अगर आपको गलत तरीके से फास्टैग वॉलेट से टोल कटने का मैसेज आ जाता है तो आप भी IHMCL पर जाकर डायरेक्ट अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए यूजर्स 1033 पर कॉल करके या falsededuction@ihmcl.com पर ईमेल कर सकते हैं, जहां शिकायत के बाद आपको फास्टैग वॉलेट से कटे हुए पैसे वापस रिफंड हो सकते हैं। सत्ता में अब फ्रॉड वाली एक और घंटी सुनिए, जो कभी भी आपके WhatsApp पर बज सकती है। अगर आपको मोबाइल पर किसी दोस्त या परिचित का अचानक कोई मैसेज आए जिसमें लिखा हो कि गलती से उसका OTP आपके मोबाइल पर आ गया है और उसे फॉरवर्ड कर दें, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि मार्केट में ऐसा नया फ्रॉड भी आ गया है जिसमें हैकर्स पहले किसी दूसरे शख्स का मोबाइल फोन हैक करते हैं, फिर पीड़ित के हैक किए हुए फोन से उसके किसी दोस्त या रिश्तेदार को SMS पर एक OTP भेजते हैं। ये वो OTP है जिसे पाते ही हैकर्स को मोबाइल का एक्सेस मिल जाता है, जिसे हैकर्स ये OTP भेजते हैं, फिर उसे एक WhatsApp भी करते हैं और ये लिखते हैं कि गलती से OTP भेज दिया है, उसे फॉरवर्ड करना। सामने वाले को लगता है कि वो किसी दोस्त या रिश्तेदार से बात कर रहा है, लेकिन असल में दूसरी तरफ हैकर्स होते हैं। फिर उस OTP को फॉरवर्ड करते ही मोबाइल और WhatsApp हैक कर लिया जाता है। अब हम इस फ्रॉड के बारे में आपको एक WhatsApp चैट के जरिए समझाते हैं कि आखिर ये पूरा खेल होता कैसे है। पहले से हैक किए फोन से किसी परिचित का नंबर निकाला जाता है और उसे हेलो वाले मैसेज भेजे जाते हैं। सामने वाले को लगता है ये तो उसका जानने वाला है, इसीलिए वो जवाब देता है। फिर अचानक मैसेज आता है कि गलती से 6 डिजिट का OTP भेज दिया है और जल्दी से वो मैसेज फॉरवर्ड कर दें। क्योंकि मैसेज किसी परिचित के नाम से है, इसीलिए सामने वाले को शक भी नहीं होता और वो OTP भेज देता है। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है जो नोएडा में रहने वाली प्रियंका नाम की एक लड़की ने की।
जिसके बाद उनका मोबाइल और व्हाट्सएप हैक हो गया। और सोचिए, अगर ऐसा हैकर्स आपके या किसी और के मोबाइल के साथ करते हैं तो क्या क्या चोरी होने का रिस्क है। जैसे फोन और व्हाट्सएप के मैसेज लीक हो सकते हैं, मोबाइल में मौजूद कॉन्टैक्ट नंबर लिए जा सकते हैं, मोबाइल में पहले से सेव यूपीआई आईडी को चुराया जा सकता है, निजी तस्वीरें और वीडियो चोरी होने और उनके जरिए ब्लैकमेलिंग का डर भी है। हैकर्स मोबाइल में मौजूद जरूरी दस्तावेज चुरा सकते हैं। ऐसे पासवर्ड जो मोबाइल में पहले से सेव हैं वो भी चोरी हो सकते हैं। लेकिन इसे आप कैसे बच सकते हैं, एक रील के जरिए आइए वो भी समझते हैं। मेरी एक नोन थी, महिला थी, सीनियर हैं काफ़ी, और उनसे थोड़े दिन पहले ही मुलाकात हुई थी। उनका नंबर मेरे पास था, तो उनके नंबर से मेरे पास 2 दिन पहले भी फॉरवर्ड मैसेज आए थे, बट वो खुद के भेजे हुए थे उनके। तो उनका अगले दिन, जिस दिन ये सारा कुछ हुआ मेरा व्हाट्सएप के साथ, उस दिन उनका एक मैसेज आता है मेरे पास कि प्रियंका, मैंने गलती से एक कोड तुम्हारे पास भेज दिया, उसे प्लीज़ फटाफट भेज दो। सो दिस वॉज द लैंग्वेज। अब उससे मुझे क्या लगा कि 2 दिन पहले मेरी उनसे व्हाट्सएप पर या मैसेज पर एक्सचेंज हुआ था, तो आई थॉट कि मे बी कि शायद वो, क्योंकि उस टाइम भी वो कुछ फॉरवर्ड मैसेज ही भेज रही थी गलती से। जैसे ही मैंने उनको सेकंड कोड भेजा और मुझे लगा नहीं कि कितनी बड़ी गलती हो गई है, मतलब दोबारा आपने उनको व्हाट्सएप एक्जैक्टली दूसरा कोड आया कि एक और आ गया है गलती से, एक और आया गलती से लिखा कि एक और सेकंड कोड आया, क्योंकि पहले में आपका नंबर था इसलिए दूसरा भी आप ही के पास आया। तो मुझे लगा कि अरे, मैंने बताया क्योंकि इंप्रेशन भी था उन महिला का, मुझे लगा कि ठीक है, सज्जन सी हैं और उनकी जानबूझ के कुछ गलती नहीं की होगी, हो गया होगा। मैंने वो भेज दिया। भेजते ही मुझे क्लिक किया कि कुछ और तो गड़बड़ नहीं है, लेकिन वो चूँकि फटाफट भेज दिया। फिर उसके बाद उनको कॉल किया तो तब पता चला, उन्होंने कहा कि अरे प्रियंका, मेरा तो व्हाट्सएप ऑलरेडी हैक्ड है, और मेरा ही नहीं है, हमारे ग्रुप में कई लोगों का ऑलरेडी हैक हो रखा है। वो लोग इतने शातिर हैं, हैकर्स जो होते हैं वो इतने ज़्यादा शार्प हैं कि उन्होंने विद इन 10 मिनट्स भी नहीं होंगे, आई थिंक 5 मिनट्स, उन्होंने मेरे जीमेल से अपना ऑथेंटिकेशन हटाया, मेरे जीमेल को वहाँ से, और अपना कोई नया मेल उसमें उन्होंने डाल दिया कि आपको यहाँ पे। और फिर उसके बाद से पूरी इन्फॉर्मेशन, सारे मेरे नंबर, सारी पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरा एंटायर मोबाइल, एक्चुअली सिर्फ नंबर ही नहीं, वो उनके कब्जे में था। आपको सिर्फ एक OTP चाहिए होता है। आपको ये समझना पड़ेगा, ये OTP लेने के लिए एक टेक्निकल तरीका है और एक सोशल इंजीनियरिंग का तरीका है। सोशल इंजीनियरिंग में आप ही उनको वो OTP ट्रांसफ़र करके देते हैं। बेसिक कंसर्न ये है कि जो OTP आ रहा है, OTP के साथ जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है, आपको वो डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ना है। आज की डेट में ना हमारे यहाँ डाटाबेस जो है सबका बटा हुआ है, तो फेसबुक से भी हमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसी तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके क्रिमिनल्स जो हैं उस रिलेशन को एस्टेब्लिश करते हैं। अगर कभी इस तरीके से व्हाट्सएप पे आ भी रहा है तो आप मेन नंबर पे, क्योंकि अब सबको पता है कि इस तरीके से फ्रॉड हो रहे हैं, तो अब इसमें ये जेन्युइन भी हो सकता है केस और अनजेन्युइन भी हो सकता है। तो उसको चेक करने के लिए ये है कि आप उसके मेन नंबर पे, जो उसका मेन नंबर है, उस पर कॉल करके एक बार पूछें ज़रूर, अगर किसी का व्हाट्सएप आ रहा है कि भाई एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या। क्यों? क्योंकि मेन नंबर हैक नहीं हुआ है कि आज की डेट में अनपढ़ लोग पढ़े लिखों को हैक कर रहे हैं। और अब हम आपको एक लाइव डेमो के जरिए समझाते हैं कि व्हाट्सएप पर OTP वाला फ्रॉड होता कैसे है। हम एक फ्रेश मोबाइल में व्हाट्सएप को हैक करने जा रहे हैं एक जानकार व्यक्ति का। उसके लिए मैं उस व्यक्ति को फ़ोन कर रहा हूं अभी आपके सामने। हेलो, हाँ राम बाबू, कैसे हो? अच्छा, मैं ये कह रहा था कि मेरे को ना एक हेल्प चाहिए थी। मैं कहीं पे आया हुआ था तो मैं कुछ शॉपिंग कर रहा था। अब उसमें शॉपिंग करने में ना मुझे एक नंबर देना है, मेरा मैसेज नहीं आ पा रहे हैं। अभी मेरा ना सिम खो गया था, तो 24 घंटे तक मेरे पास मोबाइल पे SMS नहीं आएगा। तो मेरे को ना एक नंबर देना था, उसमें OTP आएगा। तो वो मैं चाह रहा था कोई जानकारी होगा उसी को दूं, तो मैं इसलिए आपसे आपका नंबर दे रहा हूं। तो उस पर एक OTP आएगा, तो वो OTP आप मेरे को दे दोगे, कोई इशू तो नहीं है? ठीक है, तो अभी एक OTP आएगा, तो OTP आप मुझे दे दीजिएगा। और देखिए, मैंने अब उनसे ये रिक्वेस्ट की और उन्होंने, उनको कॉन्फिडेंस में लेने के बाद मैंने ये दिया है, ये रिक्वेस्ट चली गई है। राम बाबू जी, आपके पास आ गया होगा एक OTP, अगर देना मेरे को। हाँ बताओ। 323680। आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा व्हाट्सएप इनका हैक हो गया है, जिसको हम हैक कहते हैं, और इसका कंट्रोल हमारे पास आ गया है।
सत्ता में अब बात करते हैं उस राजनीति की जिसमें वोट बैंक वाले सूत्र हैं, जिसमें चुनाव में विजय हासिल करने वाला फॉर्मूला है। ऐसा राजनीति में लगे आरोपों के आधार पर कहा जा रहा है। इस वर्ष बिहार में चुनाव है। बिहार में मुस्लिम वोट बैंक की अच्छी खासी भूमिका भी है। ईद का त्योहार भी आने वाला है। ऐसे माहौल और ऐसी चर्चा के बीच बीजेपी के अभियान सौगात मोदी पर हर तरफ विमर्श हो रहा है। राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। सौगात मोदी के पोस्टर से काफी कुछ समझा जा सकता है। कहानी यह है कि बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने ईद के मौके पर मुसलमानों को सौगात मोदी वाला उपहार देने की शुरुआत की है। दिल्ली के निजामुद्दीन से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस अभियान की शुरुआत की। आपको 9 सवाल और 9 जवाब वाली कुंजी में इस पूरी कहानी को आइए समझाते हैं। सवाल नंबर 1 यह है कि आखिर बीजेपी की योजना है क्या। आपको बता दें कि बीजेपी ईद से पहले 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगात मोदी गिफ्ट देने की तैयारी कर रही है। मुस्लिम परिवारों को गिफ्ट वाली किट दी जाएगी। आपके मन में यह सवाल भी उठ रहा होगा कि आखिर किट में क्या है। ऐसा कहा जा रहा है कि सौगात मोदी किट में आटा, चावल, दाल, सेवइयां, खजूर, मेवा और ड्राई फ्रूट्स होंगे। पुरुषों के लिए अलग किट होगी जिसमें इन सामानों के अलावा कुर्ता पजामा का कपड़ा भी दिया जाएगा। वहीं महिलाओं की किट में सूट का कपड़ा दिया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत दिल्ली के निजामुद्दीन से हो चुकी है। बीजेपी ने 32 लाख मुसलमानों तक पहुंचने के लिए ये खास प्लान बनाया है। पार्टी के 32,000 कार्यकर्ता 32,000 मस्जिदों के माध्यम से इन लोगों से संपर्क करेंगे। औसतन अगर देखा जाए तो एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी एक मस्जिद पर होगी। आपको ये बता दें कि दिल्ली में 1.5 लाख मुसलमानों को एक गिफ्ट मिलेगा। यहीं से इस अभियान की शुरुआत हुई है। बीजेपी का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य है गरीब मुस्लिम परिवारों की ईद को और खुशहाल बनाना, उन्हें तोहफा देकर त्योहार में ज्यादा से ज्यादा खुशियों का रंग भरना। वहीं विपक्ष इस अभियान को राजनीति के चश्मे से देख रहा है। अभियान की शुरुआत दिल्ली से जरूर हुई है, लेकिन इस वर्ष सत्ता की लड़ाई बिहार में है और विपक्ष से मुद्दा भी बना रहा है। ये कटाक्ष किया जा रहा है कि बिहार में चुनाव है, इसीलिए बीजेपी मुसलमानों को साध रही है। आपको आगे बताएंगे आखिर बिहार में वोट बैंक की लड़ाई में मुसलमानों की भूमिका कितनी बड़ी है। लेकिन पहले देखिए कैसे सौगात मोदी पर राजनीतिक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक सौगाते मोदी किट हम देंगे, जिसमें अभी जो है खाने पीने के सामान होंगे, जैसे ड्राई फ्रूट्स होंगे, शक्कर होंगे, सेवइयाँ होंगी, उसमें बेसन होगा, रवा होगा और जो ज़रूरत के सामान है उसमें होंगे, दूध होगा। इसके साथ साथ जो हमारी वहाँ की घर की मुखिया हमारी बहन है, उसके लिए सूट का कपड़ा होगा। ये सारे किट हम उनको देंगे और उनकी खुशियों में हम शामिल होंगे और त्योहारों में रंग भरने का काम हम लोग करेंगे। समाजवादी लोग इस तरह के आयोजन करते थे, कुछ कहा जाता था। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग आयोजन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर एक वोट भी उन्हें कहीं मिल जाए तो कोई भी आयोजन वो कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी का विकास का मसौदा कभी भी वोट का सौदा नहीं रहा है। ये बात सही है कि उन्होंने जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का छल था उसको समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त किया है, जो मंत्र किया है। 25 करोड़ मुसलमान देश के अंदर रहते हैं और प्रधानमंत्री जी सही मायनों में अगर सौगात देना चाहते हैं जो प्रधानमंत्री जी को देनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को सुरक्षा दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को सम्मान दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को शिक्षा दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को रोजगार दें, इस सौगात को प्रधानमंत्री जी देने का काम करेंगे तो हम पहले आदमी होंगे जो उनका स्वागत करने का काम करेंगे। इनकी जो हरकतें हैं वो दुनिया जानती है। इनके पास कुछ दिखाने को है नहीं, तो हरदम कभी औरंगजेब करेंगे, कभी सौगाते मोदी करेंगे, कभी कुछ से कुछ सौगाते बारात करेंगे। तो इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं कर सकते। सच में आज के दिन का सबसे बढ़िया मजाक जो सुनने को मिला है वो इससे बढ़िया और कोई हो ही नहीं सकता। सौगात मोदी पर सबसे ज्यादा सियासत बिहार में हो रही है। बिहार में ज्यादातर मुस्लिम आरजेडी के वोटर रहे हैं, इसलिए बीजेपी के इस प्लान से सबसे ज्यादा मिर्ची आरजेडी के नेताओं को ही लग रही है। सिर्फ 90 सेकंड में बिहार वाली राजनीति को आप भी समझिए। मुस्लिम समाज के लिए मोदी जी की शानदार योजना सौगात मोदी। ईद के मौके पर 32 लाख मुस्लिम परिवारों को मोदी जी की ओर से सौगात दिया जाएगा ताकि वो अच्छे से ईद मना सकें। पूरा का पूरा किट 32 लाख लोगों को दिया जाएगा। इसमें भाजपा के 32,000 पदाधिकारी
32,000 मस्जिदों में संपर्क कर मुस्लिम गरीब परिवारों को चिन्हित करेंगे और ईद के मौके पर उनको सौगातें मोदी मिलेगा ताकि उनको ईद मनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। ये लोग आरएसएस का मंशा नाथुराम गोडसे का मंशा, ये लोग पूरा विरोधी है सब, ये सब दंगा प्रसाद कराने वाले लोग हैं। ये लोग कभी भी किसी का नहीं है भाई, क्या देंगे ईडी देंगे नहीं देंगे उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी सौगात देंगे, ये सब नीतीश कुमार जी का देन है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, एनडीए को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि माइनॉरिटी के लोगों को पहले भी मिला है बिहार के अंदर, आज भी मिल रहा है। सौगाते मोदी, इसमें अहंकार की बू आती है। सौगाते यानी मुस्लिम परिवार को कर रहे हैं तो सौगाते मोदी करके करेंगे, अगर करना चाहते हैं आप तो। ये सौगाते मोदी नहीं कहिए, सौगाते सरकार है या सरकार सौगाते समाज है, ये तो फिर भी कुछ बात समझ में आती है। सवाल यही है कि बीजेपी के अभियान सौगात मोदी पर क्या सोचते हैं मुसलमान, उन्हें बीजेपी पर कितना भरोसा है। ऐसे और भी कई सवालों के साथ TV9 भारतवर्ष के संवाददाता बिहार में कई मुसलमानों के बीच पहुंचे, उनकी राय भी जानी। बिहार में चुनाव है और चुनाव के ठीक पहले बिहार में सबसे ज़्यादा सियासत मुसलमानों को लेकर हो रही है। बिहार में 17% मुसलमान हैं और मुसलमानों को किसकी इफ्तार पसंद है और किसकी सौगात पसंद है। बिहार के आम मुसलमान क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं और आम मुसलमान बिहार में किसके साथ हैं। चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, जदयू हो, इतना मांझी हो, निषाद समाज के लोग भी कर रहे हैं। सबका तरक्की देखना चाहिए, मुसलमानों का भी और गैर कौम का भी देखना चाहिए, और लोग भी जो हैं कास्ट हैं सब लोगों को लेके चलना चाहिए। नहीं, मोदी सौगात तो एक अच्छी पहल है। ये तो पहल पहली बार ऐसा कोई प्रधानमंत्री है जो ऐसा पहल है जिसमें कि सेवई है। हम को भी सुनने में आया है आप ही के किसी चैनल से कि सेवैया है, ड्राई फ्रूट है, फल फ्रूट है, कुर्ते पजामे के कपड़े हैं, लुंगी है, टोपी है, कोई महिला है तो उसके लिए साड़ी है, पेटीकोट है वगैरह, ये सब शॉल वगैरह है। आपको किसकी सौगात पसंद है, लालू, नीतीश, मोदी? मोदी की सौगात अगर वो लच्छा दे रहा है, सेवई दे रहा है तो क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। ये तो एकदम भीख दे रहा है हमें, तो हमें उसकी भीख नहीं चाहिए। जो हम लोग का अधिकार है वक्फ वोट, वो चाहिए। बिहार की सत्ता में मुसलमानों का प्रभाव बढ़ा रहा है। राज्य में मुसलमानों की कुल आबादी 17% है। नंबर में बात करें तो ये 2,31,49,925 है। बिहार में इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। बिहार की 243 सीटों में से कुल 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम निर्णायक भूमिका में हैं। मतलब ये कि 47 सीटों पर मुसलमानों की संख्या 50% है। वहीं 11 सीटों पर मुस्लिम वोट 40% के आसपास है। बिहार में चुनाव से पहले मुस्लिम वोट बैंक वाली राजनीति इफ्तार पार्टी में भी देखने को मिली। लालू यादव, नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने इफ्तार पार्टी दी। हालांकि नीतीश और चिराग की इफ्तार पार्टी से कई मुस्लिम समुदायों ने बहिष्कार भी किया। दिल्ली में बीजेपी की नई सरकार के पहले बजट की, जिसकी शुरुआत सीएम रेखा गुप्ता ने एक शेर के साथ की। उन्होंने कहा, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर भी आएगा। कभी तुम्हारा दौर आया था, अब हमारा दौर आएगा। उनके मुताबिक दिल्ली अब नए दौर में आ गई है और दिल्ली का बजट पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए की रेखा को पार कर चुका है। अपने पहले बजट भाषण में सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली वालों के लिए कई बड़े ऐलान किए, जिनमें यमुना सफाई से लेकर आयुष्मान भारत योजना लागू करने तक शामिल है। इस बजट की बड़ी घोषणाओं के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले बात उस शीश महल की जिसकी आज बजट भाषण में भी खूब चर्चा रही। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल के बनवाए शीश महल को हम पर्यटन स्थलों में शामिल करेंगे, जिस पर विपक्ष की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया हुई। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि अब टिकट लगाकर लोगों को शीश महल दिखाया जाएगा, जिस पर पूर्व सीएम आतिशी ने उन्हें इन मुद्दों को छोड़कर जनता के लिए काम करने की सलाह दी। हालांकि इसको लेकर जब हमने पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा से बात की तो उन्होंने कहा कि ये सब बाद में देखेंगे, अभी ऐसा कोई प्लान है ही नहीं। वैसे रेखा गुप्ता सरकार ने बजट में अपने अगले 1 साल का प्लान जरूर बता दिया है।
बजट में गरीब महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा 5100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। साथ ही आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का भी ऐलान हुआ। बजट में यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया गया। साथ ही दिल्ली में 50,000 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी घोषणा हुई। बजट में 100 अटल कैंटीन खोलने की बात कही गई, जहां 5 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। सड़कों के सुधार के लिए 38,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया।